औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मीडिया प्रोडक्शन और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के अंदर जो है मीडिया प्रोडक्शन जो है उसका क्या किरदार है, उसमें जो विजुअल डिज़ाइन है उसकी क्या अहमियत है, और सबसे आखिर में हम ये देखेंगे कि जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है उसके अंदर विजुअल डिज़ाइन जो होते हैं उसकी क्या अहमियत है। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और तो इंस्ट्रक्शनल मीडिया प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो क्या चीज़ है, उसके बाद हम बात करेंगे विजुअल डिज़ाइन फॉर इंस्ट्रक्शनल मीडिया की, और लास्ट में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल डिज़ाइन। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें ये पता है कि जो हमारे पास है इंस्ट्रक्शनल मीडिया प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये एक प्रोसेस का नाम है। इस प्रोसेस के अंदर जो है वो एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है वो एक प्लान जो है उसको करता है, और उस प्लान को और उसकी जो स्पेसिफिकेशन होती हैं उसके मतलब जो है वो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर जो है चीज़ों को डिज़ाइन करता है कि किस तरह की इंस्ट्रक्शंस और किस तरह की प्रोडक्ट जो है उसको तैयार किया जाएगा। यानी अगर हम बात करें कि एन इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर कंडक्ट द नेसेसरी एनालिसिस, डेवलप द गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, specifies the activities and determine the appropriate evaluation procedure through media that will provide it the instructional support। यानी इस जब हम बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शनल मीडिया की जो जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, इसकी जब हम बात करेंगे तो इसमें इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है वो सबसे पहले एनालिसिस करेगा। एनालिसिस के बाद जो है फिर वो अपने गोल्स डेवलप करेगा, उन गोल्स के अकॉर्डिंगली अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको डेवलप करेगा, और उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं जो स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ होंगी उनको जो है वो उनको अरेंज करेगा, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाएगा, और उन एक्टिविटीज़ के बाद जो उससे कंसर्न इवेल्युएशन होगी, यानी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन भी होगी और समेटिव इवेल्युएशन जो है वो दोनों इवेल्युएशन जो है वो करवाएगा, ताकि जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी उसकी अथेंटिसिटी को और उसकी इफेक्टिवनेस जो है उसको बरकरार रखे। इसके बाद हम बात करते हैं द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शनल जो है आपका जो प्रोडक्शन है मैनेजमेंट आपकी है वो किसी प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो लाई करती है। कोई प्रोडक्शन हाउस होगा, तो अब हम बात करते हैं कि जो मीडिया के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी हमेशा 3 फेजेस होती हैं। यानी किसी भी प्रोडक्शन हाउस के अंदर आप जब कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसको एज अ प्रोडक्ट लेके चलते हैं तो 3 फेजेस के अंदर जो है वो 3 फेजेस जो है उसके ऊपर उसकी डिवीजन होती है। फर्स्ट फेज जो होती है वो प्री प्रोडक्शन कहलाती है। सेकंड पोस्ट जो होती है, जो दूसरा फेज कहलाता है, उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं, और जो थर्ड फेज होती है उसको हम पोस्ट प्रोडक्शन कहते हैं। यानी प्री प्रोडक्शन का मतलब है कि आपकी एक्टिविटीज़ के स्टार्ट होने से पहले जितनी भी अरेंजमेंट्स और जो भी एनालिसिस, जो भी आपके गोल्स की डेवलपमेंट, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स की डेवलपमेंट, तमाम जो प्लानिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आपकी प्री प्रोडक्शन फेज़ के अंदर आती हैं। फिर जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन फेज़ की, तो इसमें आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी जो जो प्रोड्यूसर होता है उस प्रोडक्ट को एक्शन प्लेस की तरफ ले आता है, एक्शन की तरफ ले आ जाता है, और आप जो प्रोग्राम होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। इसमें जो आपका डायरेक्टर होता है वो अपनी डायरेक्शंस देता है और प्रोड्यूसर उस चीज़ को प्रोड्यूस कर लेता है, और यहाँ पर एक प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाती है, वो तैयार हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्ट के तैयार हो जाने के बाद उसको कैसे ऑन एयर किया जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसको कैसे इंटरग्रेट किया जाएगा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर जस्ट जैसे ही हमारी जो थी क्या उसे कहते हैं प्रोडक्शन हाउस की हमने बात की, तो अब जब हमने एक चीज़ को प्रोड्यूस करना है तो हमारे पास प्रोडक्शन की एक टीम जो है वो भी होगी। तो अब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन टीम जो है वो कितने कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो मैं बताता चलूँ कि
तीन कंपोनेंट्स जो हैं वो बेसिकली एक प्रोडक्शन टीम के अंदर जो है वो होते हैं। अगर ये एलिमेंट ना हो तो आपकी प्रोडक्शन टीम जो है वो कंप्लीट नहीं होती। जो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है वो मैनेजमेंट है, सेकंड नंबर पर है डायरेक्शन और थर्ड नंबर के ऊपर है आर्टिस्ट। यानी मैनेजमेंट का मतलब है ये आप ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स होता है प्रोडक्शन का, यानी जो तमाम के तमाम रिसोर्सेज को की एलोकेशन और तमाम जो इन्वायरमेंट की जो होती है अवेलेबिलिटी और सारी जो चीज़ें होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होती हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो आपकी सबसे पहला एक एसेंशियल एलिमेंट है और एसेंशियल कंपोनेंट है आपकी प्रोडक्शन टीम का। उसके बाद है डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्टर होगा उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करवाने के लिए जिसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है वो उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी रीटेक लिए जाएंगे, जितने भी आप ये कह लें कि जितनी भी चेंजेस की जा रही हैं वो उस डायरेक्शन जो है वो उस डायरेक्टर की तरफ से दी जाएंगी। और थर्ड वन जो है वो आपका जो है वो आर्टिस्ट होता है। आर्टिस्ट एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो उस प्रोग्राम में एज अ होस्ट काम करता है और द इंडिविजुअल हु अप्लाई देयर क्रिएटिव स्किल्स टू द प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए वो अपनी क्रिएटिव स्किल्स जो है उसको। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट जो थी वो किसके लिए तैयार की। यानी मैं कहना चाहता हूं कि हमारी प्रोडक्ट का ऑडियंस कौन होगा, हमारी प्रोडक्ट के क्लाइंट्स कौन होंगे। तो जब भी हम इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की बात करते हैं टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के लिए, या आप ये कह लें कि टीचिंग के इस फील्ड के लिए, तो हमारा क्लाइंट जो होता है वो हमारा लर्नर होता है, हमारा स्टूडेंट होता है। यानी क्लाइंट का बेसिकली मतलब ये है कि अ पर्सन हु हैज़ क्विस्ड द प्रोडक्ट एंड द क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज़ अ लार्ज पार्ट अ मेजर ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस। अगर आप अपने किसी प्रोजेक्ट को कामयाब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो एनालिसिस करना पड़ेगा वो होगा आपके क्लाइंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली। यानी अगर जो 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 रिक्वायरमेंट्स जो नीड जो है आपके क्लाइंट की होगी, आप उसके अकॉर्डिंगली अगर अपनी प्रोडक्ट तैयार करती हैं तो क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा और यूं आपके उस प्रोग्राम उस प्रोडक्ट की या उस प्रोजेक्ट की जो है वो सक्सेसफुल वो होगा। यानी यहाँ पर क्लाइंट जो है वो एज अ लर्नर होता है और किसी भी प्रोग्राम के अंदर लर्नर जो है उसकी अहमियत एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत से होती है। लर्नर वो होते हैं जो आपके प्रोग्राम को वॉच करते हैं, आपकी प्रोडक्ट को देखते हैं और उसको इवेलुएट भी करते हैं, स्कॉलर हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, जिसमें हम देखते हैं विजुअल डिज़ाइन फॉर इंस्ट्रक्शनल मीडिया। कि जब भी हम इंस्ट्रक्शनल मीडिया की बात करेंगे उसमें विजुअल डिज़ाइन जो है उसका क्या काम होगा। तो याद रखिएगा कि विजुअल जो है उसका तल्लक आपकी वीएन के साथ है, यानी चीज़ जितनी ज़्यादा देखने में अट्रैक्ट होगी उतनी ही ज़्यादा जो है उसकी मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा होगी। यानी याद रखें जब भी हम इंस्ट्रक्शनल मीडिया के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को मलूज़ खातिर रखना होता है। उसमें यह कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऐसे हो कि जो आपका होस्ट या आपका आर्टिस्ट जो है उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है या वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो इतनी बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए कि पढ़ने वाला या देखने वाला जो है उन चीज़ों को बआसानी समझ सकता हो। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी आपका जो इंस्ट्रक्शनल डॉक्यूमेंट होगा, जो इंस्ट्रक्शनल मीडिया से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होगा, उसके अंदर कलर स्कीम ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, बहुत ज़्यादा लाइट भी ना हो, यानी इतनी हो जो रीडेबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। इसके बाद कलर स्कीमिंग जो है वो आपकी ऐसी हो कि कलर स्कीम जो है उसका कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप कंट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह आप जब राइटिंग स्टाइल को देखते हैं तो आपका राइटिंग स्टाइल जो है या राइटिंग फॉन्ट जो है वो इतना ज़्यादा विजिबल होना चाहिए कि जो आपका रीडर है जो आपका की ऑडियंस है वो उस चीज़ को अब आसानी देख भी सकें और उसको समझ भी सकें, उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई एग्जांपल्स वगैरह या कोई ऐसी ग्राफिक्स वगैरह यूज़ की हैं तो उन ग्राफिक्स वगैरह की कलर स्कीमिंग जो है वो भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि समझने वाले को बेहतरीन तरीके से समझ आ सके कि जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है या जो टॉपिक जो है वो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो उस तस्वीर की मदद से ही जो है वो पिक्चर की मदद से ही आपको
समझ आ जानी चाहिए। इसके बाद मतलब हमने ये देखना है कि हमारी कुछ हेडिंग्स ऐसी, अगर फ़र्ज़ करें हेडिंग्स आपके पास हैं तो उनका उनका फ़ॉन्ट साइज़ आपने क्या रखना है, उनकी कलर स्कीम आपने क्या रखनी है। अगर कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है या किसी टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जा रहा है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, या आप उसको इटैलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप ये जो वर्ड है ये ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और जो राइटर था उसने इसके ऊपर ज़्यादा अहमियत दी थी। तो आप इस तरह की अरेंजमेंट्स जो है वो करते हैं। इसके अलावा अगर कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई है तो उस एक्टिविटीज़ को एरो के साइंस के साथ जो है वो उसके स्टेप्स को मेंशन किया जा सकता है, ताकि जो रीडर है वो बआसानी ये समझ सके कि फर्स्ट फेज़ ये थी, सेकंड फेज़ ये है, थर्ड फेज़ जो थी वो ये है। तो वो बआसानी आपके एरोज़ के साथ जो है उस चीज़ को ड्राइव कर सके। जिस तरह अक्सर आपने केमिस्ट्री वगैरह की बुक के अंदर देखा होगा कि जो केमिकल फार्मूलों की डेरिवेशन होती है तो उन डेरिवेशन के लिए अगर हम देखें तो दो साइड्स होती हैं, एक एरो से पहले की जगह होती है, एक एरो के बाद की जगह होती है। यानी आप ये कह लें कि एक तरफ रॉ मटेरियल जो कंबाइन होगा और दूसरी तरफ जो है वो प्रोडक्ट होती है। तो साथ ही उन्होंने एक रिएक्शन का के लिए जो है वो एक एरो का साइन दिया हुआ होता है कि यहाँ से जो है वो प्रोडक्ट जो है वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगी और फिर एरो के बाद जो है ये प्रोसीजर आगे जाएगा और ये प्रोडक्ट तैयार होगी। तो इस तरह की अरेंजमेंट जो है वो भी आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर होनी चाहिए, ताकि ये आपके डॉक्यूमेंट की जो अफादियत है उसमें इजाफा कर सके। और यही इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो मीडिया है इसके अंदर जब भी हम कोई चीज़ जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं तो इन अरेंजमेंट को हम अपने दिमाग में रखते हैं। इसके बाद हमें बैलेंस देखना है। बैलेंस का मतलब ये है कि कलर का कंट्रास्ट, यानी बहुत ज़्यादा डार्क कलर है और उसके साथ ही आपने बैकग्राउंड जो है वो डार्क का रखा हुआ था और उसके ऊपर राइटिंग भी आपने डार्क ही रख दी, तो वो चीज़ विजिबल नहीं है। वो चीज़ पढ़ने में उसके लिए दुश्वारी का सामना है। या आपने देखा कि ग्रीन कलर, आपने डार्क ग्रीन कलर जो था उसको आपने जो है वो बैकग्राउंड पे कर दिया और उसके बाद जो है लाइट ग्रीन या उससे मिलते हुए किसी शेड के साथ आपने उसके ऊपर राइटिंग कर ली, तो वो भी विजिबिलिटी उसकी शो नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो हमने बैलेंस रखना है कलर्स के अंदर, राइटिंग के अंदर, फ़ॉन्ट के साइज़ के अंदर, फ़ॉन्ट के स्टाइल के अंदर बैलेंस रखना है, ताकि वो चीज़ जो है वो बआसानी एक रीडर जो है उसको मतलब हो सके। देखिए मैं एक और चीज़ भी आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि छोटे बच्चों की जो हमारी KG1 KG2 के बच्चों की पोइम्स की बुक्स होती हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर रिटन मटेरियल जो है वो बहुत कम होता है, लेकिन ग्राफिकली चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं। तो जो लर्नर होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है उस बुक के पेज के ऊपर, उस सफ़े को वो इतना गौर से देखता है। एक स्टूडेंट जो एक लर्नर जो है, जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा छोटे लेवल के ऊपर है, यानी आप ये कहें कि वो अपनी स्टडीज़ की इब्तिदा कर रहा है, तो वो जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर था उसने उस किताब की जब उसने उस किताब को डेवलप किया, प्रोड्यूस जब वो कर रहा था, तो उसने स्टूडेंट्स के माइंड को अट्रैक्ट करने के लिए इतना कलरफुल उस पेज को डेवलप किया कि जैसे ही वो चीज़ प्रिंट होकर लर्नर के सामने आई तो जो लर्नर था वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को पढ़ने के लिए माइल हुआ। यानी उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक थ्रस्ट जो थी वो जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर था उसने पैदा की। तो उसने अपनी स्किल्स को जो है वहाँ पे यूटिलाइज किया और एक ऐसा अट्रैक्टिव पेज बनाया कि जो लर्नर था उसकी अटेंशन को स्कॉलर कर लिया। लास्ट में हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल डिज़ाइन की। तो याद रखिएगा कि ये जो है वो इम्प्रूव करता है आपके डिज़ाइन के अंदर, आपकी प्रोडक्ट जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली विजुअल डिज़ाइन जो है वो, क्योंकि याद रखिएगा ये हमारी आंखें जो हैं वो डायरेक्ट हमारे माइंड के साथ जब लिंक करती हैं तो आप जो चीज़ देखते हैं फ़ौरन उसके ऊपर जो है वो उसका रिस्पॉन्स जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही कोई चीज़ जो है वो आपकी को अट्रैक्ट करेगी तो आप उसको
ज़्यादा बेहतर तरीके से रीड करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा कि ये डिज़ाइन जो है इसको बेहतर करने के लिए, उसमें इम्प्रूव करने के लिए, आपकी प्रोडक्ट जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा जो कलर स्कीम्स होगी, जो लेआउट्स हो गया, जो आपकी टाइपोग्राफी होगी, जो पिक्चर्स आपने डाली, तो ये याद रखिएगा कि ये आपकी प्रोडक्ट की जो है आप ये कह लें क्वालिटी को इन्हेंस करती है और आपके लर्नर्स की अट्रैक्शन जो है उसको अपनी तरफ माइल करती है। जी इंशाल्लाह ताला डियर स्कॉलर्स नए किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।